ललित क्लास 10th का फोर्थ लेसन विश्व का इतिहास आपके समक्ष प्रस्तुत है। विश्व का इतिहास में आपको जानने को प्राप्त होगा किस तरह से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, किस तरह से इटली और जर्मनी का एकीकरण किया गया, किस तरह से यूरोप में औद्योगिक क्रांति विकास हुआ, किस तरह से वहाँ वस्त्र निर्माण नीति, लोह इस्पात उद्योग कारण रहे करें। साथियों तक आपको पाठ सार अब रिकॉर्ड। अध्याय 4 विश्व का इतिहास। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है व्यक्ति की निष्ठा राष्ट्र के प्रति समर्पित होती है। स्वतंत्रता की इच्छा और राष्ट्र बनने की सख्त अभिव्यक्ति अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में देखी जा सकती है। राज्य नेशन स्टेट के यूरोप में पहली व्यक्ति 87 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। इस क्रांति ने ही राष्ट्रवाद को यूरोप में प्रसारित करने में मुख्य भूमिका निभाई। 18वीं सदी के मध्य यूरोप के मानचित्र को देखते हैं तो राष्ट्र राज्य नहीं मिलता है। यूरोप विभिन्न राज्यशाहियों, डाचियों और कैंटनों तथा छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयों में विभक्त था, जो मजहबी आधार लिए हुई थी, जिनके शासकों को के स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्र के अधीन था और इन क्षेत्रों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न नस्ली समूह के सदस्य थे। जैसे हैब्सबर्ग साम्राज्य में कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाला ज्यादा थे, तो लोम्बार्डी और वेनेशिया में इतालवी भाषा तथा हंगरी में आधे लोग मैन्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गलीसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इन तरह तरह के समूह को आपस में बांधने वाले तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण। पहला है मध्यम वर्ग का उदय। यूरोप में सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। क्या के लिहाज से एक छोटा समूह था, जबकि यूरोप की अधिकांश जनसंख्या कृषक थी। पश्चिम यूरोप में ज्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्व और मध्य यूरोप में भूमि जागीरों में बटी थी, वह भूदास खेती करते थे। पश्चिम और मध्य यूरोप में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों के उदय से एक नया सामाजिक समूह अस्तित्व में आया। वर्ग के लोग मध्यम वर्ग, जो उद्योगपति, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बना था। इन वर्गों में कुलीन विशेष अधिकारों की समाप्ति के बाद राष्ट्रीय एकता के विचार अधिक लोकप्रिय हुए। दूसरा है उदारवादी राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का पोषण उदारवाद एवं प्रजातंत्र ने किया। सामान्यतः उदारवाद का अर्थ मर्यादित स्वतंत्रता और समानता से है। उदारवाद का लक्ष्य अधिकांश क्षेत्रों को नियंत्रण से मुक्त करना था। उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जैसे भाषण, लेखन, सभा संगठन तथा निजी संपत्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की भूमि और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने की मध्यम वर्गों को जोरदार मांग से संबंधित था। सदी के पहले भाग में जर्मनी भाषी इलाकों को नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। इसमें प्रत्येक राज्य की अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। 1833 ईस्वी में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाली एक व्यापारी को 11 सीमा से गुजरना पड़ता था। नया वाणिज्य वर्ग ऐसी परिस्थिति को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसी एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था, जहां वस्तुएं, लोग और पूंजी का अवगमन बाधा रहित हो। ऐसे आर्थिक क्षेत्र का निर्माण 1834 ईस्वी में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जोलवराइन के रूप में स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य सम्मिलित हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोध को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो पहले 30 से ऊपर थी। इस संघ ने आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावना को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत किया। इंग्लैंड और फ्रांस क्रांति। इंग्लैंड की शानदार गौरव क्रांति ने इस मान्यता को जन्म दिया कि शासन तंत्र में अधिकार का कोई औचित्य नहीं है। इसी क्रम में फ्रांस की क्रांति ने धारणा को दिया कि व्यक्ति स्वतंत्रता इतनी पावन है कि इसकी अवहेलना नहीं कर सकता। यह संकल्पना राष्ट्रीयता की राष्ट्रीयता उस राजतंत्र रूप में यह दावा था कि अधिकारों के आधार पर राजा की निरंकुश होती है। चौथा है 1815 ईस्वी के बाद एक नया रूढ़िवाद। 1815 ईस्वी में रूस और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने नेपोलियन को हराया था, इन देशों के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। वियना कांग्रेस में एक राजनीतिज्ञों ने अपनी समझ एवं अनुभव के आधार पर यूरोप का पुनर्निर्माण, पुरातन व्यवस्था को शताब्दी के नए युग के लक्षण राष्ट्रीयता, उदारवाद,
एवं लोकतंत्रीय भावना से यूरोप को दूर रखने की अपनी प्रतिज्ञा को दोहराया था, किंतु उन्होंने अंकुरित बीजों को पहचाना नहीं था। यही कारण है कि जिन व्यवस्थाओं को स्थापित करने की कोशिश वियना कांग्रेस ने की थी, अगले 100 वर्ष तक वे ध्वस्त होती रही। पांचवा है क्रांतिकारी। 1815 ईस्वी के बाद के वर्षों में दमन और भय से अनेक उदारवादी राष्ट्रवादी भूमिगत हो गए। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन बनाए। क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबंध और क्रांतिकारी होना जरूरी था। ज्यादातर राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आजादी के हिस्सा मानते हैं। भाषा और लोक योगदान। राष्ट्रवाद का विकास केवल क्षेत्रीय विस्तार से नहीं, कला, काव्य, कहानियों और संगीत राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और सहयोग दिया। स्थानीय बोलियों, लोक साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय ज्यादा लोगों तक पहुंचना तथा राष्ट्रीय भावना को रखा गया। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावना के विकास भाई कब्जे के बाद पोलिश भाषा को बलपूर्वक त्यागकर भाषा को जबरा दिया गया के रूस शस्त्र हुआ। आखिरकार कुचल दिया गया के अनेक सदस्य विरोध के लिए भाषा को हथियार बनाया। चर्च के आयोजन संपूर्ण धार्मिक पोलिश हुआ। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रति लगी। औद्योगिक क्रांति। सभ्यता के आरंभ से 20वीं सदी पूर्व तक यह सारा काम हस्तचलित और औजारों के द्वारा ही किया जाता था। ऊर्जा के कई नए स्रोतों की खोज की और इनके उपयोग से उसकी कार्य शक्ति की कोई सीमा नहीं रही। वाष्प शक्ति, विद्युत ज्वलन, गैस आदि क्षेत्र में के बढ़ते चरण थे। परिणत अणु ऊर्जा के आविष्कार में हुई। दुनिया में भारत कुटीर उद्योग से संपन्न ऐसा देश है जहां प्रति प्राचीन काल में भी लोह भट्टियों से उच्च इस्पात तैयार होता था। का ज्वलंत उदाहरण दिल्ली का लोह स्तंभ बिना जंग लगे खड़ा है। कृषि की उन्नत किस्में एवं बदल कर तथा मिश्रित कृषि भारत की ही देन है। बांध एवं सेतु निर्माण भारत की दुनिया की को दिशा देने वाली एवं उद्योगों को आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने में अग्रणी भूमिका है। हजारों वर्ष पूर्व श्रीलंका एवं भारत के बीच बनाया गया राम सेतु उदाहरण है। इसके निर्माण की विधि भी हमारे शास्त्रों में विद्यमान है। वर्तमान में 19वीं शताब्दी से पूर्व कृषि उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य की उत्तम व्यवस्था भारत में वर्षों पूर्व विद्यमान रही, जबकि दुनिया में तथाकथित हजारों विकसित राष्ट्रों द्वारा 19वीं सदी से नए प्रयोग प्रारंभ किए हैं। औद्योगिक क्रांति का अर्थ। औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य उत्पादन प्रणाली में हुए उन अद्भुत परिवर्तनों से है जिनके फलस्वरूप जन संसाधनों को अपने परंपरागत कृषि, व्यवसाय एवं घरेलू उद्योग धंधों को छोड़कर नए प्रकार के वृहत उद्योग में काम करने तथा यातायात के नवीन साधनों के प्रयोग का अवसर मिला। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग यूरोपीय विद्वानों में फ्रांस के जॉर्जेस मिशेले और जर्मनी का काइड्रिक एंजेम द्वारा किया गया। अर्नोल्ड टोयनवी ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में यह स्पष्ट किया है कि औद्योगिक क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं है, वरन विकास की सतत प्रक्रिया है। इतिहासकार G.W. साउथगेट के अनुसार औद्योगिक क्रांति औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तन था, जिसमें हस्तशिल्प के स्थान पर शक्ति संचालित यंत्रों से काम किया जाने लगा तथा औद्योगिक संगठन में परिवर्तन हुआ। घरों में उद्योग चलाने की अपेक्षा कारखानों में काम होने लगा। इतिहासकार C.D. हेजन का मत है कि कुटीर उद्योग का मशीनीकरण औद्योगिक क्रांति है। डेविड के अनुसार औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जिन्होंने ये संभव कर दिया था कि मनुष्य उत्पादन के प्राचीन उपायों को त्याग कर विस्तृत रूप से कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन कर सके। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंसेस खंड 8 के अनुसार आर्थिक और तकनीकी विकास जो 18वीं शताब्दी में अधिक सशक्त और तीव्र हो गया था, जिसके फलस्वरूप आधुनिक उद्योगवाद का जन्म हुआ, से औद्योगिक क्रांति कहा गया है। हम ये कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ उस आर्थिक व्यवस्था से है जो परंपरागत कम उत्पादन और विकास की अवस्था से निकल कर आधुनिक उद्योगों के क्षेत्र में होती है। से अधिक उत्पादन का रहन सहन और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है और उत्पादन दर निरंतर बढ़ती रहती है। इसका मनुष्य, समाज और राज्य पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। औद्योगिक क्रांति से होने वाले परिवर्तन। पहला है उत्पादन के लिए जो कार्य पहले हाथ से किए जाते थे वे अब शक्ति चालित यंत्रों से किए जाने लगे। दूसरा, इस्पात की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए इस्पात बनाने के कारखाने खोले जाने लगे। तीसरा, कृषि कार्यों में शक्ति चालित मशीन का प्रयोग होने के कारण छोटे छोटे खेतों के स्थान पर बड़े बड़े फार्मों में खेती की जाने लगी। चौथा, पूंजी का उपयोग बढ़ने के कारण बेकिंग पद्धति का विकास हुआ। पांचवा, वाष्प चालित इंजन और यंत्र चालित जहाजों के कारण यातायात में
आमूलचूल परिवर्तन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हेतु संगठित व्यापार तंत्र विकसित किया गया। सातवां, कम मानव श्रम एवं अधिकतम उत्पादन के सिद्धांत को अपनाया गया। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से प्रारंभ क्यों हुई? इंग्लैंड पहला देश था जहां सबसे पहले आधुनिक औद्योगिकीकरण का अनुभव किया गया। इंग्लैंड में यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा अनेक ऐसी परिस्थितियां थी जिन्होंने औद्योगिक क्रांति को इंग्लैंड में सबसे पहले प्रारंभ किया। पहला है इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य। इंग्लैंड में 18वीं सदी के औपनिवेशिक साम्राज्य से कच्चा माल व नवीन बाजार उपलब्ध हुए, जबकि यूरोप के अन्य देशों के पास उपनिवेश नहीं थे। दूसरा है लोहे और कोयले के खाने पास होना। इंग्लैंड में लोहे और कोयले के खाने पास होने के कारण पक्का लोहा निर्माण में अधिक सुविधा हुई। मशीनों के निर्माण के लिए पक्का लोहा आवश्यक था। तीसरा, उपभोग के अनुरूप उत्पादन। फ्रांस का निर्यात व्यापार उच्च कोटि की विलासी वस्तुओं का था। विलासी वस्तुओं का उपभोग हमेशा सीमित रहता है, जबकि इंग्लैंड का निर्यात व्यापार उन वस्तुओं का था जिनकी जरूरत बड़ी मात्रा में रहती थी। इंग्लैंड का विश्वास था कि यदि उन्हें और अधिक रास्ता बनाने में के साधन खोजे जाए तो उनका बाजार और बढ़ सकता है। ये इंग्लैंड उन तरीकों को अपनाने के लिए तैयार था जिनसे वस्तुओं का बड़ी मात्रा में उत्पादन संभव हो सके। चौथा है अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता। जब इंग्लैंड में सामंती व्यवस्था भंग हुई तो बड़ी संख्या में अर्धकुशल कारीगर शहरों में जा बसे। जैसे ही औद्योगिक क्रांति हुई तभी अर्धकुशल कारीगर नई मशीनों पर काम करने के लिए उपलब्ध हो गए। पांचवा है फ्रांसीसी क्रांति एवं युद्ध। फ्रांसीसी क्रांति एवं नेपोलियन के युद्धों ने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। युद्ध के दिनों में इंग्लैंड को अपने सैनिकों व अपने साथी देशों के सैनिकों को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन के तरीकों में सुधार करने की आवश्यकता पड़ी। छठा, पूंजी की उपलब्धता। यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा इंग्लैंड के पास बड़े बड़े कारखाने लगाने के लिए पूंजी उपलब्ध थी। तत्कालीन परिस्थितियां पूंजी संग्रह तथा उसके उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल थी। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में उद्योगपतियों का ऋण प्राप्त करने तथा पूंजी जमा करने की सुविधा मिल गई। सातवां है इंग्लैंड के अनुकूल भौगोलिक स्थिति। व्यापार दृष्टि से इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति अच्छी थी। इंग्लैंड के चारों ओर समुद्री सीमा होने से बाह्य आक्रमण से सुरक्षित होने के कारण वह युद्ध जनित हानियों से बचा रहा और अपना औद्योगिक विकास कर सका। आठवां, इंग्लैंड में हुई कृषि क्रांति ने भी औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित किया। नौवां, वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन। इंग्लैंड यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा वैज्ञानिकों को राजनीति व मजहबी हस्तक्षेप से अधिक मुक्त रखता था तथा वैज्ञानिक संस्थाओं को अधिक प्रोत्साहन देता था, जिससे इंग्लैंड में वैज्ञानिक आविष्कार अधिक हुए। औद्योगिक क्रांति के समय विभिन्न क्षेत्रों में हुए आविष्कार एवं सुधार। कृषि क्षेत्र। औद्योगिक क्रांति के समय सबसे पहले कृषि के क्षेत्र में सुधार हुए। यह माना जाता है कि कृषि के बिना औद्योगिक क्रांति संभव नहीं थी। 17वीं शताब्दी तक कृषि क्षेत्र में सामान्यतः वही विधियां और उपकरण प्रयोग में लाए जाते थे जो कई शताब्दियों से प्रयोग में लाए जा रहे थे। कृषि तकनीक में परिवर्तन नहीं होने के कारण कृषि जन्य वस्तुओं की मांग राज्यों की खपत से अधिक नहीं थी। लेकिन जब कारखाना प्रणाली का विस्तार हुआ, शहरों की आबादी बढ़ी तो अधिक अन्न और कारखानों के लिए अधिक कपास की मांग बढ़ी। अतः कृषि जन्य वस्तुओं की मांग की पूर्ति के लिए कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीकों से काम करने और कृषि उपयोगी मशीनों को बनाने की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। दूसरा कारण, अब लोग मुनाफे के लिए खेती में पूंजी लगा रहे थे। वास्तव में कृषि क्षेत्र में पूंजी के प्रयोग ने कृषि में क्रांति ला दी। सर्वप्रथम यार्कशायर के जमींदार जेथरो टल ने बीज बोने की मशीन सीड ड्रिल बनाई, जिससे बीज बोने का कार्य अधिक व्यवस्थित तथा सुचारू रूप से होने लगा। एक अंग्रेज जमींदार टाउनशेंड ने फसल चक्र का सिद्धांत दिया, जिसमें फसलों को अदल बदल कर बोने से भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखी जा सकती थी। अब प्रति छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी तथा प्रति एकड़ फसल उत्पादन अधिक हो गया। 1770 ईस्वी के आसपास रॉबर्ट बेल ने कृषि के साथ साथ पशुपालन को एक लाभदायक व्यवसाय बना दिया। उसे भेड़ों और गायों की नस्ल सुधारने के लिए प्रयोग आरंभ किए। वैज्ञानिक प्रजनन पद्धति के नवीन प्रयोग से उसने पहले की अपेक्षा तिगुनी वजन की भेड़ें तैयार करने में सफलता प्राप्त की। 1793 ईस्वी में अमेरिकी निवासी व्हीटन ने अनाज को भूसे से अलग करने की मशीन तथा 1834 ईस्वी में साइरस के एच मैककॉर्मिक ने फसल काटने वाली मशीन का आविष्कार किया। कालांतर में कृषि में यंत्रीकरण बढ़ता चला गया। शक्ति से चलने वाली मशीनों के आविष्कारों ने कृषि में क्रांति ला दी। वस्त्र उद्योग में नए आविष्कार।
औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मुख्यतः वस्त्र उद्योग से हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप के उद्योग में वस्त्र बनाने की प्राचीन प्रणाली वस्त्रों की मांग को पूरा करने में असमर्थ थी। इंग्लैंड में पहले सूती वस्त्र भारत से आयात किए जाते थे, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक नियंत्रण भारत पर हो गया, तब इंग्लैंड ने कपड़ों के साथ साथ कपास का आयात करना भी प्रारंभ कर दिया। यूरोप में बढ़ती कपड़ों की मांग को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र में नए आविष्कार किए गए। 1733 ईस्वी में जॉन के द्वारा फ्लाइंग शटल लूम की खोज की गई, जिसके सहायता से कम समय में अधिक चौड़ा कपड़ा बनाना संभव हो गया। जेम्स हरग्रीव्स ने 1765 ईस्वी की मशीन से एक व्यक्ति एक साथ कई धागे काट सकता था। 1769 ईस्वी में रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया, जिससे पहले की अपेक्षा मजबूत धागा बनाया जाने लगा। 1779 ईस्वी में सैमुअल क्रॉम्पटन द्वारा बनाई गई म्यूल द्वारा कटा हुआ धागा बहुत मजबूत और बढ़िया होता था। 1787 ईस्वी में एडमंड कार्टराइट द्वारा पावर लूम यानी शक्ति चालित करके का आविष्कार किया गया। लोह उद्योग में तकनीकी परिवर्तन। इंग्लैंड में मशीनीकरण में काम आने वाली मुख्य सामग्री कोयला और लोह अयस्क बहुत ऐसे उपलब्ध था। के अलावा वहाँ उद्योग में काम आने वाले अन्य खनिज जैसे सीसा, तांबा और रांगा टीन भी बहुत खूब मिलते थे, लेकिन पुरानी पद्धति से लोहे की मांग की पूर्ति नहीं की जा सकती थी। अतः लोह को शुद्ध करने के लिए विभिन्न विधियों की खोज की जाने लगी। 1709 ईस्वी में अब्राहम डर्बी द्वारा धमन भट्टी का आविष्कार किया गया, जिसमें सर्वप्रथम कोक पत्थर का कोयला का प्रयोग किया। से लोह अयस्क को पिघलाने और साफ करने का कार्य सुगम हो गया। इस आविष्कार ने धातु कर्म उद्योग में क्रांति ला दी। द्वितीय डर्बी ने 1711 से 68 ईस्वी ने ढलवा लोहे से पिटवा कर लोहे का विकास किया। कोर्ट ने 1740 से 1823 ईस्वी ने आलोडन भट्टी, जिसे पिघले लोहे में से अशुद्धि को दूर किया जा सकता था, और बेलन मिल का आविष्कार किया, जिससे शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ। लोहे से बनी मशीन अधिक वजनदार होती थी और उनमें जंग भी लग जाती थी। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए खोज हुई और इस्पात का आविष्कार हुआ। इस्पात बनाने में लोहे में कुछ मात्रा में कार्बन, मैग्नीज तथा अन्य पदार्थों का उपयोग किया गया। इस्पात लोहे की अपेक्षा हल्का, मजबूत, जंगरोधी और लचकदार होता था। बेसेमर ने एक नए इस्पात बनाने की विधि खोजी, जिसे बेसेमर प्रक्रिया के नाम से जाना जाता था। इस विधि ने ढलवी लोहे से सीधा इस्पात तैयार किया जाता था। से लोहे उद्योग में एक क्रांति आई। परिवहन के क्षेत्र में नया आविष्कार। बढ़ते व्यापार एवं उद्योग के काम परिवहन के साधनों में सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। परिवहन को आसान और सस्ता बनाने के लिए स्कॉटलैंड वासी मकाडम ने सड़क निर्माण का एक नया तरीका निकाला, जिसमें सड़क के निचले भाग में भारी पत्थरों की परत, उसके बाद छोटे छोटे पत्थरों की परत और उसके बाद मिट्टी बिछाई जाती थी। भारी सामान का परिवहन सड़क मार्ग से खर्चीला और असुविधाजनक होता था, अतः भारी सामान का परिवहन को सुगम व सस्ता करने के लिए नहरों का निर्माण कराया गया। इंग्लैंड में पहली नहर वर्सली कैनाल 1761 में जेम्स ब्रदली द्वारा बनाई गई। इसे माल ढोने का खर्चा आधा रह गया। इंग्लैंड में 1788 ईस्वी से 1796 ईस्वी में अनेक नहरों का निर्माण कराया गया। इसके कारण यह काल नरहोन्माद के नाम से पुकारा जाने लगा। 1869 ईस्वी में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्टिनोद द लेस्पेथ ने स्वेज नहर का निर्माण कराया, जो भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाती है। इसे यूरोप और भारत के मध्य की दूरी 1/3 कम हो गई। परिवहन को अधिक सस्ता और सुगम बनाने के लिए परिवहन साधनों में भाप की शक्ति का प्रयोग किया जाने लगा। अमेरिकन रॉबर्ट फुल्टन ने 1807 ईस्वी में प्रथम वाष्प चलित नौका का आविष्कार किया, जो पहली बार हडसन नदी में चली। स्थल मार्ग पर लोहे की पटरियों पर चलने वाले रेल इंजन के आविष्कार ने यातायात की सुरक्षा में क्रांति ला दी। 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंस ने प्रसिद्ध भाप इंजन रॉकेट का आविष्कार किया। इसी के साथ रेलगाड़ियां परिवहन का एक ऐसा साधन बन गया जो वर्षा भर उपलब्ध रहता था। 1830 ईस्वी में प्रथम रेलगाड़ी मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच चली। रेल के आविष्कार ने कोयला, लोहा एवं अन्य औद्योगिक उत्पादों को कम समय और कम खर्चा में ले जाने संभव बना दिया। संचार के क्षेत्र में हुए नए प्रयोग। 1844 ईस्वी में सैमुअल मॉर्स के एक व्यवहारिक तार यंत्र का आविष्कार किया। इस तार यंत्र ने विश्व के महाद्वीपों को परस्पर जोड़ने का काम किया। 1876 ईस्वी में ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, जिसने संचार की दुनिया में क्रांति ला दी। औद्योगिक क्रांति के परिणाम। औद्योगिक क्रांति के परिणामों को 4 भागों में अध्ययन की दृष्टि से बांट सकते हैं। पहला आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और चौथा वैचारिक परिणाम। पहला है आर्थिक परिणाम। उत्पादन एवं वाणिज्य में असंतुलित वृद्धि हुई तथा आर्थिक संतुलन बिगड़ा।
ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा नगरों का अधिक विकास हुआ, कुटीर उद्योगों का विनाश हुआ, राष्ट्रीय बाजारों को राज्य द्वारा संरक्षण मिला तथा औद्योगिक पूंजीवाद का विकास हुआ। दूसरा, राजनीतिक परिणाम। राजनीति में लोकतंत्र की मांग बढ़ी तथा मध्यम वर्ग की राजधानी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का उदय हुआ। औद्योगिक क्रांति से औपनिवेशिक स्पर्धा की शुरुआत हो गई, श्रमिक संगठित हुए और अपनी मांगों को लेकर आंदोलन का उदय हुआ। तीसरा, सामाजिक परिणाम। नए सामाजिक वर्ग का उदय हुआ, नैतिक मूल्यों में गिरावट आई, संयुक्त परिवार प्रथा में बिखराव हुआ, नई संस्कृति का जन्म हुआ तथा मानवीय संबंधों में गिरावट आई। शहरों में मजदूरों की संख्या बढ़ने से गंदी बस्तियों की समस्या बढ़ी। चौथा है वैचारिक परिणाम। आर्थिक उदारवाद का स्वागत किया गया, समाजवाद का उदय हुआ। जर्मनी और इटली का एकीकरण। जर्मनी 18वीं शताब्दी के अंत में 3 अधिक छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। भौगोलिक दृष्टि से जर्मनी के राज्यों को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जा सकता था। यह था उत्तरी, मध्य तथा दक्षिणी। उत्तरी भाग में प्रशा, सैक्सनी, हनोवर, फ्रैंकफर्ट आदि राज्य थे, जबकि मध्यम भाग में राइनलैंड और दक्षिणी में बुटेम्बर्ग, बवेरिया, बादेन, पैलेटिनेट, हेस, डर्मेस्टाट आदि। आकार और सैनिक शक्ति की दृष्टि से प्रशा सबसे शक्तिशाली था, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से विखंडित होते हुए भी 2 बातें जर्मनी के राज्यों को आपस में जोड़े हुई थी। पहली राज्यों में रोमन सम्राट के प्रति सैद्धांतिक रूप से आदर की भावना रखना तथा दूसरी डाइट का अस्तित्व, जहां राज्यों के प्रतिनिधि एक मंच पर उपस्थित होते थे। जर्मनी में राष्ट्रीयता के निर्माण का कार्य 19वीं शताब्दी में हुई। फ्रांसीसी लिपान के अनुसार ये इतिहास के मजाकों में से एक है कि आधुनिक जर्मनी का जन्मदाता नेपोलियन था। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख बाधाएं। पहला, जर्मनी की समस्या में ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। दूसरा, जर्मनी राज्यों में आर्थिक, पंथिक, सामाजिक तथा राजनीतिक असमानताएं। तीसरा, इंग्लैंड भी फ्रांस की भांति जर्मन राज्यों में रुचि बनाए हुए था। हनोवर प्रांत के बहाने उत्तरी राज्यों में हस्तक्षेप कर रखा था। चौथा, अधिकांश राज्यों की शिथिल सैनिक शक्ति। पांचवा, जन सामान्य में जागृति का अभाव। जर्मन के दक्षिणी राज्यों में पोप का प्रभाव जो जर्मनी एकीकरण में बाधक था। जर्मन एकीकरण में सहायक तत्व। पहला, जोल्वरेन। जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण की शुरुआत से पूर्व उसके आर्थिक एकीकरण की शुरुआत हो चुकी थी, जो प्रशा द्वारा 1818 ईस्वी में भवार्ज बर्ग सौंदर शासन नामक छोटे राज्यों से सीमा शुल्क संधि जोल्वरेन की गई। दोनों राज्यों के मध्य चुंगी समाप्त कर दी गई तथा व्यापार निर्बाध रूप से होने लगा। इस आर्थिक संधि ने प्रादेशिक व क्षेत्रीय प्रभाव को कम कर दिया, जो जर्मनी के एकीकरण में बाधक थी। कैटलबी के अनुसार जोल्वरेन के निर्माण ने भविष्य में प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण का मार्ग तैयार कर दिया। रॉबर्ट इरगेग ने लिखा कि जोल्वरेन ने क्षेत्रीय भावनाओं को दबाया तथा मजबूत जर्मन राष्ट्रवादी तत्वों को प्राथमिकता दी। 1834 ईस्वी तक जर्मन के सभी प्रमुख राज्य इसके सदस्य बन गए। प्रारंभ में जोल्वरेन के पीछे प्रशा का कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं रहा, परंतु धीरे धीरे प्रशा जोल्वरेन के नेतृत्व के माध्यम से जर्मन एकीकरण के राजनीतिक नेतृत्व में उत्तरदायित्व लेने के लिए अज्ञात रूप से प्रस्तुत हो रहा था। दूसरा है बौद्धिक आंदोलन। जर्मनी के एकीकरण में जर्मन के दार्शनिक, इतिहासकार, साहित्यकार व कवियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। लिफ्टे, ईगल, डालमेल, हार्डेनबर्ग, हेंटिंगहाइन प्रमुख दार्शनिकों की भूमिका रही, जिन्होंने जर्मन लोगों में जर्मन जाति सर्वश्रेष्ठ मनुष्य होने की भावना भर दी। फिक्टे ने जर्मनी में फ्रांस विरोधी विचारों की उचित दिशा देते हुए उसमें राष्ट्रीयता की भावना भर दी। जर्मनी के जेना विश्वविद्यालय में 1815 ईस्वी में बर्शनशेफ्ट नामक एक देशभक्ति संगठन का निर्माण किया गया। इस संगठन ने जर्मन देशवासियों के नैतिक उत्थान पर जोर दिया। इस संस्था ने देशवासियों में न्याय, स्वतंत्रता एवं एकता की भावना भर दी। तीसरा है औद्योगिक विकास। जोल्वरेन की स्थापना और विस्तार के साथ जर्मन में व्यापार और उद्योग के विकास का मार्ग मिला। इस समय प्रशा और रूस दोनों प्रत्येक उद्योगों की आधारशिलता माने जाते थे। संसाधनों से प्रशा में औद्योगिकरण तीव्र गति से हुआ। कई स्थानों पर सूती मिलों की स्थापना की गई और रेल निर्माण का विस्तार हुआ तथा जर्मनी के अनेक नगरों को रेल मार्ग से जोड़ा गया। 1860 ईस्वी तक जर्मनी की गणना यूरोप के औद्योगिक राज्यों में की जाने लगी थी, जबकि ऑस्ट्रिया को अपनी रूढ़िवादी नीति तथा ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध के कारण तीव्र आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा था, जबकि प्रशा अपने बढ़ते हुए व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के कारण उन्नति कर रहा था। तीसरा है मार्क का योगदान। 1861 ईस्वी में प्रशा शासक फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की मृत्यु हो जाने पर 64 वर्षीय विलियम
प्रथम शासक बना। विलियम प्रथम का मस्तिष्क उतना विचारवान था, वह तीक्ष्ण नहीं था, लेकिन उसमें योग्य व्यक्तियों को परखने की एक अनोखी प्रतिभा थी। वह उदारवादी विचारकों में विश्वास करता था, लेकिन उसका मानना था कि जर्मनी का एकीकरण राजतंत्र और सुदृढ़ सेना के माध्यम से प्रशा ही कर सकता है। प्रशा की सेना को सुदृढ़ करने के लिए बानरून को युद्ध में और वन मोल्टेक को प्रमुख सेनापति बनाया। जब सैनिक सुधारों को लेकर संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो गया, तब इस गतिरोध को दूर करने के लिए विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क एक चतुर राजनीतिज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय मामलों का जानकार तथा कूटनीतिक कुशलता से परिपूर्ण व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति था। बिस्मार्क का मानना था कि 1848 से 1849 ईस्वी तक का जो समय राष्ट्रवादियों ने वाद विवाद में समाप्त कर दिया, वह उनकी भूल थी। उसका मानना था कि उस काल की बड़ी समस्याएं भाषण एवं बहुमत के प्रस्ताव द्वारा नहीं, बल्कि रक्त और लोहे की नीति से सुलझ सकती थी। बिस्मार्क ने इस कारण प्रशा को शक्तिशाली राज्य बनाने के लिए संसद के निचले सदन द्वारा सैन्य बजट अस्वीकार करने पर उच्च सदन से ही पारित करवा अपनी सुदृढ़ता का परिचय दिया। जर्मनी के एकीकरण का कार्य 3 चरणों में हुआ। पहला, डेनमार्क से युद्ध एवं गेस्टन संधि। श्लेस्विग तथा हॉलस्टाइन 2 डचियों पर डेनमार्क का अधिकार था, लेकिन यह डेनमार्क का अविभाज्य अंग नहीं थी। हॉलस्टाइन की अधिकांश जनसंख्या जर्मन थी, साथ ही हॉलस्टाइन जर्मन संघ का सदस्य भी था। दूसरी श्लेस्विग में जर्मन लोग बहुमत में थे, तो लोग वही डैन लोग भी रहते थे। डैन लोग जर्मनी के एकीकरण के विरोधी थे। 1852 ईस्वी लंदन में हुए सम्मेलन में यूरोप के शासकों ने डेनमार्क का अधिकार इन डचियों पर इस शर्त पर माना कि भविष्य में डेनमार्क इनको अपने में विलय नहीं करेगा। लेकिन 10 वर्ष बाद ही 1863 ईस्वी में डेनमार्क के शासक फ्रेडरिक ने इन दोनों रियासतों पर अधिकार कर लिया। इस प्रश्न पर बिस्मार्क को राजनीतिक योग्यता और कूटनीतिक कुशलता दिखाने का अवसर मिल गया। बिस्मार्क इस अवसर का लाभ उठाकर ऑस्ट्रिया को जर्मनी से बाहर करने, जर्मन संघ को समाप्त करना चाहता था। बिस्मार्क को अपने प्रयासों में सफलता मिली और जनवरी 1864 ईस्वी में दोनों डचियों को लेकर प्रशा और ऑस्ट्रिया के मध्य समझौता हुआ। इसमें दोनों रियासतों पर डेनमार्क के अधिकार अस्वीकार कर अंतिम चेतावनी देने का निश्चय किया। यह समझौता बिस्मार्क की विजय थी। फरवरी 1864 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और प्रशा की संयुक्त सेना ने डेनमार्क को हरा दिया। दोनों डचियों के अधिकार को लेकर 14 अगस्त 1865 ईस्वी को गेस्टाइन नामक स्थान पर विलियम और फ्रांसीसी जोसेफ दोनों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के अनुसार हॉलस्टाइन ऑस्ट्रिया को एक श्लेस्विग प्रशासक को दिया गया तथा लोवेनबुर्ग की डची प्रशासक को बेच दी गई। कील नामक बंदरगाह पर प्रशासक को किले बंद करने का अधिकार मिल गया। गेस्टन समझौता ऑस्ट्रिया की राजनीतिक भूल और बिस्मार्क की बड़ी कूटनीतिक विजय थी। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ हॉलस्टाइन के आगामी प्रश्नभर युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। दूसरा है ऑस्ट्रिया प्रशा एवं प्राग की संधि। बिस्मार्क का दूसरा कदम गेस्टन समझौते के बाद ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करना था। बिस्मार्क ने एक और तो युद्ध की तैयारी शुरू कर दी तथा दूसरी ओर कूटनीति के माध्यम से ऑस्ट्रिया को यूरोपियन राष्ट्रों से सहायता न मिले के प्रयास भी शुरू कर दिए। इन कार्यों के लिए अभी से अंतर्राष्ट्रीय वातावरण भी उसके अनुकूल था। इंग्लैंड यूरोपीय राज्यों में हस्तक्षेप न करने की नीति पर चल रहा था। रूस की सहानुभूति पोलैंड में चल रहे विद्रोह में सहायता कर प्राप्त कर ली। फ्रांस को राइन के प्रदेश का कुछ भाग देने का वादा कर तटस्थ रहने के लिए तैयार कर दिया। इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बाधक था। 1866 ईस्वी में प्रशा और सार्डिनिया में समझौता हुआ, जिसके अनुसार सार्डिनिया ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ता है तो वेनेशिया उसे दिलवा दिया जाएगा। जब हॉलस्टाइन में जर्मन लोग ऑस्ट्रिया के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे, तो बिस्मार्क गुप्त रूप से उन्हें समर्थन दे रहा था। दूसरी ओर ऑस्ट्रिया हॉलस्टाइन में ड्यूक ऑफ ऑगस्टनबर्ग के पक्ष में चल रहे आंदोलन को प्रोत्साहित कर रहा था। इस मुद्दे पर ऑस्ट्रिया व प्रशा में युद्ध प्रारंभ हो गया, लेकिन 3 जुलाई 1866 को सेडोवा कोनिग्राज का निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें ऑस्ट्रिया पूर्ण रूप से पराजित हुआ और ऑस्ट्रिया व प्रशा के मध्य 23 अगस्त 1866 ईस्वी को प्राग की संधि हुई। हॉलस्टाइन डची प्रशा में शामिल हो गई तथा प्रशा के नेतृत्व में उत्तरी जर्मनी परिसंघ बनाया गया, जिसमें ऑस्ट्रिया को शामिल नहीं किया। तीसरा है फ्रैंको प्रशियन युद्ध एवं फ्रैंकफर्ट संधि। फ्रांस को यह आशा थी कि प्रशा ऑस्ट्रिया के तटस्थ रहने पर उसे राइन का कुछ प्रदेश मिल जाएगा कि उसकी सीमा राइन नदी तक हो जाएगी, लेकिन बिस्मार्क ने इसी की उपेक्षा की। प्रशा की विजय उत्तरी जर्मन परिसंघ बनने में फ्रांस की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा
को आघात पहुंचा। उधर फ्रांस के राजनीतिक सेडोवा का प्रतिशोध लेने की मांग कर रहे थे। नेपोलियन तृतीय अपनी गिरती हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना चाहता था और कालांतर में युद्ध दोनों राष्ट्रों के अपनी अपनी समस्या का समाधान नजर आ रहा था। नेपोलियन तृतीय ने लग्जमबर्ग खरीदने का प्रस्ताव रखा था। जर्मनी के राष्ट्रवादियों, समझ पक्षों एवं राजनीतिज्ञों ने लग्जमबर्ग फ्रांस को दोनों से देने से मना कर दिया। तनावपूर्ण प्रश्न स्पेन के राजगद्दी को लेकर हुआ। दोनों पक्षों के संबंध बिगड़ गए और अंत में युद्ध के नगाड़े बज गए। 15 जुलाई 1870 ईस्वी को फ्रांस व प्रशा के मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया। जर्मनी सेनाओं ने फ्रांस पर तीनों ओर से आक्रमण किया। हिसेनबर्ग ग्रवलाट के युद्ध में फ्रांस पराजय हुई। सबसे महत्वपूर्ण युद्ध 2 सितंबर 1870 ईस्वी को हुआ, जिसमें प्रशा के सेनापति बोन मोल्टेक ने फ्रांसीसी सेनाओं को पूर्ण रूप से परास्त कर दिया। नेपोलियन तृतीय ने आत्मसमर्पण कर दिया। 18 जनवरी 1871 ईस्वी को वर्साई के विख्यात महल में बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक किया। 28 फरवरी 1871 को प्रशा फ्रांस युद्ध समाप्त हो गया। 21 फरवरी 1871 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट की संधि पर दोनों देशों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर हुए। इस संधि में फ्रांस को मेज व स्टार्मबर्ग सहित अल्सास व लॉरेन के प्रदेश जर्मनी को देने पड़े। फ्रांस को युद्ध हर जाने के रूप में 20 करोड़ पाउंड की रकम क्षतिपूर्ति के रूप में देने के लिए बाध्य किया, जो 3 वर्षों में चुकाने थे। कहा जा सकता है कि जर्मनी का एकीकरण रक्त और लोहे की नीति, बिस्मार्क के दृढ़ निश्चय, अदम्य साहस तथा कूटनीतिक कुशलता के कारण ही हो सका। अब आता है इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण पर नेपोलियन के विजय का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। नेपोलियन ने इटली की विजय के पश्चात इटली में गणतंत्र की स्थापना की और सम्राट बनने के बाद अनेक छोटे बड़े राज्यों को समाप्त कर केवल 3 भागों में समाहित कर दिया था। सामंतवादी व्यवस्था समाप्त कर दी और आंतरिक व्यापार पर प्रतिबंधों का अंत कर दिया। इटली में एक समान कानून लागू किए गए। जब नेपोलियन ने इटली का उपनिवेश के रूप में प्रयोग किया तो इटली वासियों की राष्ट्रीय भावना भड़क उठी। इन्हीं कारणों से नेपोलियन को इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कहा जाता है। मेरियट के अनुसार नेपोलियन ही वह पहला व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम इटली को एकता प्रदान की। इटली के एकीकरण में प्रमुख बाधाएं। पहला, इटली में प्रतिक्रिया विदेशी प्रभुत्व का होना एक प्रमुख बाधा थी। लोम्बार्डी व वेनेशिया सीधे नियंत्रण में थे और मेडेना व टस्कनी पर ऑस्ट्रिया से संबंधित राजकुमारों का अधिकार था। दूसरा, पोप अपने राज्य रोम पर अपनी सत्ता बनाए रखना चाहता था। तीसरा, इटली मोटे तौर पर 3 राजनीतिक इकाइयों में विभक्त था, जो एकीकरण में प्रमुख बाधा थी। चौथा, इटली का सामंतवादी एवं कुलीन वर्ग नेपोलियन के पतन के पश्चात पुनः सामंतवादी तथा जागीरदारी प्रथा स्थापित करना चाहता था, क्योंकि कुलीन वर्ग को डर था कि एकीकरण होने के पश्चात उनका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। पांचवा, इटली में अभी तक राष्ट्रीय चेतना जागृत नहीं हुई थी। सभी राज्यों को अपनी अलग अलग परंपराएं एवं रीति रिवाज थे। एक राज्य दूसरे राज्य से मिलकर नहीं रहना चाहता था। छठा, इटली के एकीकरण में एक यह भी बाधा थी कि एकीकरण किस विचारधारा के अंतर्गत किया जाए, इस बारे में राजनीतिज्ञ एकमत नहीं थे। मैजिनी और गैरिबाल्डी इटली का एकीकरण गणराज्य के रूप में चाहते थे, जबकि जियोवर्टी पोप के अधीन राज्यों के संघ का समर्थक था। इटली के एकीकरण में सहायक प्रमुख संगठन एवं व्यक्ति। पहला, कार्बनरी। इस गुप्त संस्था की स्थापना 1810 ईस्वी में नेपल्स में हुई थी। इस संस्था में सभी वर्गों के लोग सम्मिलित थे। इस संस्था के 2 प्रमुख उद्देश्य थे: विदेशियों को इटली से बाहर निकालना और वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना करना। प्रभावशाली नेतृत्व और निश्चित उद्देश्यों के अभाव में यह संस्था विफल हो गई। दूसरा, यंग इटली की स्थापना मैजिनी ने 1831 ईस्वी में की। इसने इटली के राष्ट्रीय आंदोलन में शीघ्र कार्बोनरी का स्थान ले लिया। मैजिनी इटली के युवकों पर विश्वास करता था। उसका कहना था कि यदि समाज में क्रांति लानी है तो नेतृत्व नव युवकों के हाथ में दे दो। हृदय में असीम शक्ति होती है। इस संस्था के 3 नारे थे: परमात्मा पर विश्वास रखो, सब भाइयों को एक साथ मिलाओ और इटली को मुक्त करो। इस संस्था के उद्देश्य स्पष्ट थे कि इटली की एकता और स्वतंत्रता की प्राप्ति तथा स्वतंत्रता, समानता और जन कल्याण पर आधारित राज्य की स्थापना हो। इस संस्था ने इटली वासियों में देशभक्ति, संघर्ष, त्याग, बलिदान और स्वतंत्रता की भावना भर दी। मैजिनी ने इटली की जनता से आह्वान किया और कहा कि संयुक्त इटली के आदर्श को छोड़कर अन्य किसी चीज के पीछे मत दौड़ो। इटली एक राष्ट्र बनकर रहेगा। मैजिनी देशभक्तों की दृष्टि से देवदूत था, जो इटली के भविष्य को निर्मित करने आया था। वास्तव में मैजिनी ने इटली के एकीकरण की आधारशिला रखी थी। साउथ गेट लिखते हैं कि
यह मैजनी ही था जिसने देशवासियों में स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की। यद्यपि वह काबूल की भांति सेना नायक नहीं था, परंतु वह कवि, आदर्शवादी विचारक और क्रांति का अग्रदूत था। काउंट कैमिलो डी काबूल का जन्म 1810 ईस्वी में ट्यूरिन के एक कुलीन परिवार में हुआ था। सैनिक शिक्षा प्राप्त कर उसने सेना में इंजीनियर की नौकरी कर ली। वह उदारवादी विचारकों का समर्थक था। साथ ही इंग्लैंड यात्रा के दौरान संसदीय प्रणाली का अध्ययन भी किया था। वह इटली में इसी प्रकार की प्रणाली स्थापित करना चाहता था। काबूल का मानना था कि इटली का एकीकरण पिंड मांट के नेतृत्व में ही पूर्ण हो सकता है। इसी दिशा में अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए 1847 ईस्वी में वह वित्त एवं उद्योग मंत्री बना और 1852 ईस्वी में विक्टर इम्मानुएल ने उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। काबूल एक व्यवहारिक, कूटनीतिज्ञ एवं राजतंत्र का समर्थक व्यक्ति था। वह इटली की शक्ति और सामर्थ्य से भली भांति परिचित था। इसलिए उसकी सोच थी कि जब तक विदेशी सहायता प्राप्त नहीं होगी तब तक इटली का एकीकरण नहीं हो सकता। इसी कारण वह इटली के एकीकरण के प्रश्न का अंतर्राष्ट्रीय करण करना चाहता था। काबूल की आंतरिक नीति सुधारों और विदेशी नीति ने इटली का एकीकरण पूर्ण किया। अब आता है काबूल का एकीकरण में योगदान। काबूल वह व्यक्ति था जिसके बिना मैजिनी के आदर्शवाद और गैरिबाल्डी की वीरता निरर्थक होती। काबूल का मानना था कि पहला, पिडमांट सार्डिनिया ही इटली का एकीकरण करने में सामर्थ है। दूसरा, ऑस्ट्रिया एकीकरण में सबसे अधिक बाधक है। तीसरा, ऑस्ट्रिया को बिना विदेशी सहायता के बाहर नहीं किया जा सकता है। काबूल यथार्थवादी व्यवहारिक राजनीति में विश्वास करता था। वह इटली के प्रश्न का अंतर्राष्ट्रीय कारण करना चाहता था ताकि विदेशी शक्तियों की सक्रिय मदद एवं सहानुभूति हासिल की जा सके। इस समय यूरोप में दो ही शक्तिशाली देश थे, फ्रांस और इंग्लैंड। इंग्लैंड ने यूरोपीय देश में हस्तक्षेप नहीं करने की नीति बनाने से उससे मदद मिलने की आशा नहीं थी। फ्रांस का शासक इटली के एकीकरण के प्रश्न पर इटली से सहानुभूति रखना था। अतः काबूल इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहता था। काबूल ने क्रीमिया की मदद के लिए सेना भेजकर सहानुभूति और मित्रता प्राप्त कर ली। काबूल को इस मित्रता का लाभ पेरिस सम्मेलन 1856 ईस्वी में मिला। ऑस्ट्रिया के विरोध के बाद भी सार्डिनिया राज्य को पेरिस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। काबूल ने इस सम्मेलन में इटली की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिए ऑस्ट्रिया को जिम्मेदार ठहराया। पेरिस सम्मेलन में काबूल ने इटली के प्रश्न पर नैतिक विजय प्राप्त कर ली। नेपोलियन का सहयोग एवं लोम्बार्डी की प्राप्ति। सम्राट नेपोलियन तृतीय लगभग एक माह की छुट्टी बनाने सार्डिनिया की सीमा के पास ठहरा हुआ था। काबूल बिना किसी औपचारिक नियंत्रण के प्लोम्बियस जा पहुंचा। काबूल और नेपोलियन की भेंट के फलस्वरूप एक समझौता हुआ जिसमें निम्नलिखित निर्णय हुए। पहला, ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया के मध्य युद्ध होने पर 2 लाख सैनिक सहायता फ्रांस देगा। दूसरा, नेपल्स, सिसिली और पोप के राज्य बने रहेंगे। तीसरा, लोम्बार्डी और वेनेशिया सार्डिनिया को प्राप्त होंगे। चौथा, फ्रांस की सहायता के बदले नीस व सेवाई के प्रदेश फ्रांस को मिलेंगे। पांचवा, विक्टर इमैनुअल अपनी पुत्री का विवाह प्रिंस जेरोम बोनापार्ट के साथ कर देगा। इस समझौते में यह तय किया गया कि ऑस्ट्रिया को भड़काकर यथाशीघ्र युद्ध आरंभ किया जाए ताकि ऑस्ट्रिया आक्रामक लगे तथा सार्डिनिया आत्मरक्षार्थ लड़ने वाले प्रतीत हो। काबूल ने ऑस्ट्रिया को भड़काने के लिए मत्स्य व कर्राटा प्रांतों में विद्रोह करवा दिया। ऑस्ट्रिया ने वैसे ही प्रतिक्रिया दी जैसे काबूल चाहता था। ऑस्ट्रिया ने 23 अप्रैल 1859 ईस्वी को 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। 29 अप्रैल 1859 ईस्वी को फ्रांस ने इटली के पक्ष में युद्ध की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रिया की लगातार पराजय हो रही थी, लेकिन फ्रांस सार्डिनिया के बिना पूछे युद्ध से अलग हो गया और नेपोलियन तृतीय ने 11 जुलाई 1859 ईस्वी को विला फ्रैंका नामक स्थान पर ऑस्ट्रिया के सम्राट जोसेफ से भेंट कर युद्ध विराम का समझौता कर लिया, जिसके निम्न शर्तें तय की गई। पहला, लोम्बार्डी सार्डिनिया को दिया गया। दूसरा, वेनेशिया ऑस्ट्रिया को दिया गया। तीसरा, परमा, मेडोना और अस्कनी को पुनः स्वतंत्र राज्य बना दिया गया। पोप के अधीन इटली राज्य का संघ बनाया गया। इस संधि से इटली के लोगों व काबूल को निराशा हाथ लगी। इस संधि से काबूल भी अप्रसन्न था। उसने त्याग पत्र दे दिया। विक्टर इमैनुअल ने ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ मिलकर 10 नवंबर 1859 को ज्यूरिख की संधि पर हस्ताक्षर किए। ज्यूरिख की संधि द्वारा विला फ्रैंका की विराम संधि की पुष्टि हो गई। इसी के साथ इटली का प्रथम चरण पूर्ण हो गया। मध्य इटली का विलय।
युद्ध समाप्ति के पश्चात मध्य इटली के राज्यों ने परमा, मेडिना, टस्कनी, बोलोगना और रोमागना में जनता के विद्रोह कर दिया था। वे इटली में समाहित होने को उत्सुक थे। इंग्लैंड के हस्तक्षेप की नीति और इटली के प्रति सहानुभूति इन राज्यों को इटली में एकीकृत होने को प्रोत्साहित कर रही थी। ऑस्ट्रिया चाहता था कि ज्यूरिख संधि के तहत इन राज्यों में पुराने शासक पुनः स्थापित कर दिए जाए। काबुल ने मौके का फायदा उठाकर फ्रांस को नीस व सेवाई के प्रदेश देने का वायदा करते हुए उसे अपनी ओर मिला लिया। मार्च 1860 ईस्वी में मध्य इटली राज्यों में जनमत संग्रह कराया गया। इनमें परमा, मेडोना, टस्कनी, बोलोगना और वियोकेंजा ने सार्डिनिया में और नीस व सेवाओं ने फ्रांस के साथ मिलने का मत दिया। इंग्लैंड की सहानुभूति इटली के साथ ली, अतः मध्य इटली के राज्यों में जनमत संग्रह के प्रश्न पर इंग्लैंड ने फ्रांस के साथ इटली का पक्ष लिया। इसी के साथ इटली का दूसरा चरण पूरा हुआ। गैरिबाल्डी और नेपल्स और सिसिली का विलय। जूपस गैरिबाल्डी का जन्म 1807 ईस्वी में निस नामक नगर में हुआ था। उसके पिता का नाम उच्च शिक्षा दिलाना चाहते थे, लेकिन गैरिबाल्डी का मन पढ़ने में नहीं लगा। वह केवल इतना पढ़ सका कि पुस्तक पढ़ सके और अपनी स्वतंत्र तथा साहसिक प्रवृत्ति को संतुष्ट कर सके। गैरिबाल्डी भूमध्य सागर की यात्रा के समय इटली के राष्ट्रभक्तों के संपर्क में आया था। वह मैजिनी की युवा इटली के सदस्य भी बन गया था। उसने 1833 ईस्वी में नौसैनिक षड्यंत्र में भाग लिया। वह पकड़ा गया और उसे मृत्युदंड की सजा दी गई थी, लेकिन वह दक्षिणी अमेरिका चला गया। वहाँ उसे छापामार युद्ध का प्रशिक्षण लिया। 1854 ईस्वी में वह वापस आया। उसने लाल कुर्ती नामक एक देशभक्तों का संगठन बनाया एवं इसी के दम पर वह सिसिली के प्रवेश कर पाया। नेपल्स और सिसिली में शासक विदेशी थे, साथ ही वह शासक करने योग्य भी नहीं थे। मैजिनी, फ्रांसिली क्रिस्ची और गैरिबाल्डी ने वह विद्रोह की योजना बनाई। गैरिबाल्डी ने लगभग 1000 लाल कुर्ती वाले स्वयं सेवकों का दल बना 5 मई 1860 ईस्वी को सिसिली पर आक्रमण कर दिया। गैरिबाल्डी ने विजय प्राप्त कर स्वयं को अधिनायक घोषित कर दिया। विक्टर इमैनुअल स्वयं सेना लेकर नेपल्स की ओर बढ़ा। टियानो नामक स्थान पर गैरिबाल्डी और विक्टर इमैनुअल की भेंट हुई। गैरिबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल को इटली के शासक के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात गैरिबाल्डी ने अपनी सेना और समस्त अधिकार विक्टर इमैनुअल को समर्पित कर दिए। दक्षिण के राज्यों को इटली में विलय के साथ ही इटली का एकीकरण का तृतीय चरण पूर्ण हुआ। इटली के एकीकरण का अंतिम चरण, वेनेशिया का विलय। 1866 ईस्वी में प्रशा और ऑस्ट्रिया के मध्य हुए युद्ध में इटली ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध प्रशा को सैनिक सहायता दी। 3 जुलाई 1866 ईस्वी को प्रशा ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। प्रशा और ऑस्ट्रिया के मध्य प्राग की संधि हुई, जिसमें इटली को वेनेशिया दिया गया। रोम का विलय। रोम के बिना इटली की स्थिति उस प्रकार थी जैसे हृदय के बिना शरीर। रोम पोप के अधीन था और फ्रांस की सेना पोप की सुरक्षा के लिए मौजूद थी। इटली का रोम पर अधिकार का सपना तब पूर्ण हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां फ्रांस के विपरीत साबित हुई। 1870 ईस्वी में प्रशा और फ्रांस के मध्य युद्ध हुआ। इसमें फ्रांस को प्रशा के विरुद्ध सारी ताकत झोंकनी पड़ी। रोम से उसने सेना बुला ली, इसके बावजूद भी उसकी हार हुई। इस मौके का फायदा इटली ने उठाया और रोम पर अधिकार कर लिया। रोम में जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें जनमत इटली के पक्ष में गया। रोम को संयुक्त इटली की राजधानी बनाया गया। 12 जून 1871 ईस्वी को विक्टर इमैनुअल ने संयुक्त इटली की संसद का उद्घाटन करते हुए ने कहा, जिस कार्य के लिए हमने अपना जीवन भेंट चढ़ाया था वह आज पूरा हो गया है। हमारी राष्ट्रीय एकता स्थापित हो गई है। अब हमें अपने देश को सुखी एवं संपन्न बनाया है। हम रोम में हैं और रोम में ही रहेंगे। रोम की प्राप्ति के साथ ही इटली एक भौगोलिक अभिव्यक्ति नहीं रहा, अपितु एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र बन गया। वास्तव में इटली का एकीकरण असंख्य देशभक्तों के बलिदान, मैजिनी के नैतिक बल, गैरिबाल्डी की तलवार, काबूर की कूटनीति एवं विक्टर इमैनुअल की समझदारी से हुआ। इस प्रकार से विश्व का इतिहास लेसन का अध्ययन कंप्लीट होने के साथ साथ क्लास 10th का इतिहास पाठ्यक्रम भी कंप्लीट हो रहा है और इसके पश्चात आपको अगला जो सिलेबस है राजनीति विज्ञान, उसकी रिकॉर्डिंग शेयर की जाएगी। और अभी सभी साथियों से निवेदन है कि इस लेसन को 2-3 बार कंटिन्यू सुने और सुनते समय बुक ज़रूर अपने पास में रखें और बुक की रीडिंग और इसकी रीडिंग कंटिन्यू एक साथ जारी रखें, जिससे कि और अधिक इस लेसन को समझा जा सकेगा।
और साथ ही एक बार फिर निवेदन है कि इस लेसन के रिकॉर्डिंग को आप अधिक से अधिक साथियों तक ज़रूर पहुंचाने में अपना प्रयास जारी रखें, और इसके लिए आपको अधिक से अधिक या शेयर करना पड़ेगा, साथ ही सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक के साथ।